अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 को। कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास पेपर में हमें कौन कौन से एमसीक्यूज लाजमी करके जाना चाहिए पास पेपर से। ठीक है ना। इसमें मसला ये है कि हमारे पास एमसीक्यूज जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन जो मेन एमसीक्यूज हैं जो पेपर में पहले आ चुके हैं वो एटलीस्ट करके जाने चाहिए, वो है ये एमसीक्यूज है जो हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए मेरा बेटा, तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज से हम शुरू करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 से। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 1 से हमसे कहता है कि द फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट वेव मस्ट बी। तो मेरे बेटा, दो कोहेरेंट वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिए मेरे बेटा, कोहेरेंट वेव के दरमियान। अब ये जनरल कंडीशन पूछ रहा है, कोई बताया नहीं आपको कि ये थिन फिल्म है, न्यूटन रिंग है, कोई भी केस नहीं बताया। तो इसमें का मतलब है मेरे बेटा, जनरल हमारे पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जनरल जो हमने कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ी थी तो वो एम लैम्डा होता था। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, मल्टीपल ऑफ एम लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास एम लैम्डा होगा। दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ मीडियम। मेरा बेटा, मीडियम चेंज होने से, देखिए मीडियम चेंज होने से हमने देखा थिन फिल्म के केस में जब लाइट इंटर हो जाती थी किसी और मीडियम से, एयर से आके इधर, तो हमारे पास वेवलेंथ भी चेंज हो जाता था, लैम्डा एन, लैम्डा डिवाइड बाय एन हो जाता था, लैम्डा डिवाइड बाय एन। फिर उसके बाद हमारे पास जो लाइट है वो बेंड भी हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। अच्छा, उसका हमारे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, एंड चेंज नहीं होता तो मेरा बेटा कौन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरा बच्चा, फ्रीक्वेंसी याद रखिए सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मीडियम चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लोकस पॉइंट आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड, ठीक है ना, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हमने पढ़ा था कि किसी भी वेव फ्रंट क्या होता है जिसमें हमारे पास सारे पॉइंट्स क्या हो, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो, तो उसको हम कहते हैं मेरा बेटा क्या, वेव फ्रंट। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, distance between the slits and screen is double and distance between the fringe spacing नहीं, क्या बोला है, in young double slit experiment the distance between the slit and screen is double and the distance between the slits, distance between the slits नहीं लिखा यहाँ पर, मिसिंग है, slits is half। ठीक है ना, तो स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस होता था मेरा बेटा वो डी होता था, उसको हाफ कर रहे हैं, और स्क्रीन और स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डबल कर रहे हैं। तो मेरे बेटा बताइए फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगा। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग को हम सॉल्व करने जाएं तो फ्रिंज स्पेसिंग मेरे बेटा हमें याद होगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी। ठीक है, नीचे डी होता है। तो मेरे बेटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन किसके बराबर है, 2l के बराबर है इनटू लैम्डा, और d मेरा बेटा हाफ के बराबर है 1/d। मेरे बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये देखिए थर्ड फ्लोर पे नीचे चले जाएगा ऊपर, तो 2 से 4 हो गया मेरे बेटा l लैम्डा बाई डी। तो ओरिजिनल के मुकाबले में 4 गुना बढ़ गया, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। हाँ भाई, इन इट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इनमें से कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रखता है मेरे बेटा। हमने एक सीक्वेंस बनाया था क्लास में, है ना, ऊपर से नीचे तक याद करें। उसमें हमारे पास पहले से हमने स्टार्ट किया रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव, फिर हमने माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड के बाद विजिबल, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, फिर हमारे पास एक्सरे एंड देन गैमा रे। ठीक है, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ये बनता है अगर हमारे पास सारे वेव में, तो ऊपर से नीचे याद करें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती थी। ठीक है, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और नीचे से ऊपर वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की होती है और सबसे जो ज्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो गैमा रे की होती है। तो अभी हम देखें तो गैमा रे तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमारे पास उससे ऊपर जस्ट ऊपर कौन होता है, एक्सरे। तो हमारे पास एक्सरे सही ऑप्शन है यहाँ पर। ओके, वेव फ्रंट
और वेव फ्रंट नियर द पॉइंट सोर्स। अच्छा, कोई पॉइंट सोर्स है उसके करीब जब वेव फ्रंट हम बनाएंगे तो मेरे बेटा वो कैसे नेचर का होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा। तो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल डिटरमाइंस दी, क्या डिटरमाइन करता है मेरे बेटा, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, याद रखो। ओके, चलिए आइए, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ऑफ द वेव विल बी स्फेरिकल। अच्छा, वेव फ्रंट of the wave will be spherical when the ray of light are, मेरा बेटा रे ऑफ लाइट कैसा होगा वेव फ्रंट से, याद करो क्लास में हमने डिस्कस किया था। ये हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास रे ये होता है मेरा बेटा वेव फ्रंट से अगर हम दें तो हमारे पास वेव फ्रंट और रे के दरमियान मेरा बेटा क्या होगा, ये हमारे पास फ्रंट कलर ले लेते हैं रेड। ओके, तो हमारे पास ये 90 डिग्री होता है रे और वेव फ्रंट के दरमियान। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू तो 2018 का, द न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व बाय रिफ्लेक्टेड रे, द सेंटर ऑफ द रिंग अपीयर्स टू बी डार्क। हमारे पास कह रहे हैं न्यूटन्स रिंग के अंदर, याद करो हमारे पास सेंटर वाला एरिया क्या होता था, वो डार्क होता था। ठीक है ना, सेंटर वाला एरिया डार्क होता है। क्यों सेंटर वाला एरिया डार्क होता है, क्योंकि मेरे बेटा क्या हो जाता है वहां पर क्योंकि न्यूटन्स रिंग जो है वो केस किसका है, थिन फिल्म का केस है। और फेस क्या हो जाता है, रिवर्स, है ना। और सेंटर पे अगर हम देखें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं हम जब, तो हमारे पास सेंटर पे वो थिन फिल्म की थिकनेस कितनी थी, थिन फिल्म की थिकनेस 0 होती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ग्लास प्लेट और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होते थे। तो हमारे पास टी की वैल्यू अगर 0 होगी और हमारे पास इसका मतलब पार्ट डिफरेंस भी कितना हो गया है, पार्ट डिफरेंस भी 0 हो गया, पार्ट डिफरेंस भी 0 हो गया मेरा बच्चा। और थिकनेस फिल्म की 0 है तो पार्ट डिफरेंस भी 0 हो गया है। इसी वजह से अगर हमारे पास पार्ट डिफरेंस 0 है तो याद करो हमारे पास अगर केस रिवर्स हो रहा है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम लैम्डा बनेगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम प्लस हाफ लैम्डा बनेगा। तो अगर हम देखें तो एम लैम्डा है तो एम की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस 0 बन रहा है, तो इसका मतलब फेस चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बीच में क्या होना चाहिए, डार्क। दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पर क्योंकि सेंटर पे फिल्म थिकनेस 0 हो रही है और थिन फिल्म में अगर हमारे पास थिकनेस 0 होगी तो एम पार्ट डिफरेंस भी 0 हो रहा है। और पार्ट डिफरेंस जब 0 होगा तो हमारे पास डार्क बनना चाहिए। और डार्क क्यों बन रहा है, क्योंकि फेस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। दैट्स व्हाई हमारे पास तो यहाँ पर ऑप्शन सही है, बोथ फेस रिवर्सल पार्ट डिफरेंस आर बीइंग 0। बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये 2018 का एमसीक्यूज था। आते हैं नेक्स्ट 2015 का एमसीक्यूज, एमसीक्यूज नंबर 10। वो कहता है न्यूटन्स रिंग इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा, न्यूटन्स रिंग इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ, मेरा बेटा न्यूटन्स रिंग में क्या होता है, बिल्कुल इंटरफेरेंस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 2015 का, ये थिन फिल्म द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आर इंटरचेंज। क्यों पोजीशन जो हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का इंटरचेंज हो जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से, फेस रिवर्स हो जाने की वजह से। ठीक है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला हमसे पूछा है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई डी, है ना, एल लैम्डा बाई डी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ये वाला सही। ओके, माइकलसन इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर जो है ना वो ग्लास प्लेट है, वो वहां पर क्या काम कर रहा होता है, सेमी सिल्वर इज यूज टू ऑप्टिक। मेरा बेटा सेमी सिल्वर का क्या काम होता है कि एक लाइट से, एक ही सोर्स से लाइट आने वाली को दो पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है ना, याद करो हमारे पास एक लाइट आती थी, एक टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती थी ऊपर और एक रिफ्रैक्ट हो जाती थी यहाँ पर। अब मेरा बेटा ये दोनों रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रही है, तो अब दोनों आकर वापस मिलती थी, तो एक ही सोर्स की वजह से दो अलग अलग लाइट मिल जाती थी। अब देखो एक ही सोर्स से आएगा तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास उन दोनों वेव के दरमियान जो कोहेरेंसी है, ठीक है ना, कोहेरेंसी मेंटेन रहेगी। दैट्स व्हाई फेज कोहेरेंस को मेंटेन करवाने के लिए हम एक ही सोर्स के जरिए हम दो अलग रे जनरेट करवाते हैं। कौन जनरेट करवाता है मेरे बेटा, बी सेमी सिल्वर ग्लास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आइए। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, द कलर ऑफ सोप फिल्म आर ड्यू टू, मेरे बेटा इंटरफेरेंस, क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो हमारे पास थिन फिल्म है उसके अंदर जो सोप ऑफ बबल है उसके ऊपर जो डिफरेंट कलर बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म।
MCQs number 15. To replace the bright fringe to the next bright fringe in Michelson interferometer, the movable mirror is moved through a distance of कितनी दफा मिरर को मूव करेंगे? याद करो, हर दफा अगर लैम्डा बाई 2 मूव करते हैं मिरर को तो हमारे पास हर दफा रिपीट होता है ब्राइट। तो मेरा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2016, 2007, 2004, 2003, इसका मतलब बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म आर रिवर्स। क्यों रिवर्स हो जाता है मेरा बेटा? तो हमारे पास क्यों फेस रिवर्सल हो जाने की वजह से। क्यों फेस रिवर्सल होता है? जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से, वो अपने फेस को रिवर्स कर लेती है। यानी कि अगर उसको क्रस्ट बाहर आना था तो वो कैसे बाहर आएगा? ट्रफ। तो मेरे बेटा इन दोनों के दरमियान फेस कितने का चेंज हो जाता है? 180 डिग्री का। कितने का चेंज हो जाता है? 180 डिग्री का। ओके, तो वेव के अंदर ही क्योंकि क्रस्ट ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ क्रस्ट बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 17 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 17 हमसे कहता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस मस्ट बी। अगर हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो जनरल कंडीशन अप्लाई होती है मेरे बेटा। तो हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पर लिखा हुआ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, ऑड मल्टीपल ऑफ होल वेवलेंथ। मेरा बेटा ऑड का मतलब क्या है? ऑड में आए 1 3, ठीक है ना। 1 नहीं आएगा मेरा बेटा, ऑड में नहीं आएगा। इवन में आए 2 4, इसमें भी नहीं होता। ये तो सब में होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब 1 2 3, यानी कि हमारे पास m लैम्डा होता है ना फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 1 लैम्डा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो ऑड भी आता है, इवन भी आता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना। तो ऑड नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात याद रखिए। चलिए एमसीक्यू नेक्स्ट में मेरा बेटा कोई एमसीक्यूज नंबर 18 है। एमसीक्यूज नंबर 18 हमसे कहता है कि भाई अच्छा, स्पेक्ट्रोमीटर का सवाल है, ये हमारे पास मेरे बेटा पार्ट नहीं है, अब ये पुराने बुक का पार्ट था, ये एमसीक्यूज आप छोड़ देंगे। आइए एमसीक्यूज 2017 का देखते हैं। वो कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 19 कि द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर इन अ ग्रेटिंग इज 4000। अगर 1 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग के ऊपर 1 सेंटीमीटर की ग्रेटिंग के ऊपर 4000 लाइंस बनाई जाती हैं, तो बताइए ग्रेटिंग एलिमेंट जो हमने पढ़ा था मेरे बेटे डी हमारे पास किसके बराबर होता था? अगर हम देखें, एक हमारे पास जो एक ओपेक एरिया है और एक ट्रांसपेरेंट एरिया है। ग्रेटिंग हम कैसे बनाते थे कि हम किसी भी ग्लास के ऊपर इस तरीके से मास्किंग कर दें। मैंने आपको पढ़ाया था कि हम मास्किंग कर दें, और मास्किंग कैसे करेंगे? एक टेप चढ़ा दें और उसके ऊपर कट लगा दें। फिर तो मेरे बेटा उस कट वाले एरिया से लाइट पास होगा और वो कहलाएगा मेरे बेटा, उसमें से तो लाइट पास हो रहा, बाकी ओपेक एरिया। तो ट्रांसपेरेंट और ओपेक एरिया को मिलाकर हमारे पास क्या बनेगा? डी बनेगा। तो डी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ए प्लस बी, है ना। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब कह रहा है कि ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो कितना होगा? तो मेरा बेटा डी इज इक्वल टू, याद करो, अगर एन दिया हुआ, नंबर ऑफ लाइंस दिया हुआ, तो 1 अपॉन मेरा बेटा अगर करोगे तो ये 1 अपॉन एन करोगे तो ये अगर नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो डी पता चल जाएगा हमें, लेकिन पता किस में चलेगा? सेंटीमीटर में। तो अभी सेंटीमीटर में ही चाहिए, तो 1 अपॉन आप कर लिए यहाँ पर 4000, और अगर 4000 से डिवाइड करेंगे तो 4000 से करेंगे 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 आंसर आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू 2017 का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2022, 2021 एंड 2016 में आया है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो द इक्वेशन फॉर ब्रैग्स लॉ, मेरे बेटा ब्रैग्स के लिए क्या होता है? m लैम्डा बाई 2d, ठीक है ना। m लैम्डा d sin थीटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए होता है। ये वाला कोई इक्वेशन नहीं होता, ये वाला कोई इक्वेशन नहीं होता, ठीक है मेरे बेटा। और ये हमारे पास एक्सरे डायफ्रेक्शन के लिए होता है या ब्रैग्स लॉ के लिए होता है। एक्सरे डायफ्रेक्शन को ही बेसिकली ब्रैग्स लॉ बोल रहे हैं। 2013 में एक सवाल आया, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस है मेरा बेटा, ठीक है। डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एक अलग फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमेना, पोलराइजेशन एक अलग फिनोमेना है, डायफ्रेक्शन भी एक फिनोमेना है। लेकिन डायफ्रेक्शन जो है वो केस किसका मेरा बेटा? स्पेशल टाइप है इंटरफेरेंस का, ओके, फिनोमेना नहीं है, ओके। तो डायफ्रेक्शन में हमारे पास, हाँ, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज अ स्पेशल टाइप, सेम क्वेश्चन है, 2021 में भी आया, ओके। द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर इज रूल्ड ऑन अ ग्रेटिंग। तो 2000 लाइंस बनाई गई हैं 1 सेंटीमीटर में। द ग्रेटिंग एलिमेंट
इन मीटर, मेरा बेटा मीटर में, अब देखिए मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखो नंबर ऑफ लाइंस दिया वो वैसे ही बनेगा, n इज इक्वल टू 1/n, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब निकालोगे ना तो 1 अपॉन मेरा बेटा तो 2000 है, तो विच इज इक्वल टू कितना बना मेरा बेटा, ये हमारे पास बना 5 एक्सपोनेंट 0.5 ना, तो 5 एक्सपोनेंट -4 बनेगा शायद, एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे मेरा बेटा तो 5 एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं करके भी देख लेता हूँ अभी सामने सामने। ओके 2000 सॉरी 1 डिवाइड बाय 2000, ये मेरा बेटा सेंटीमीटर में आया, 1 डिवाइड बाय 2000 सही है, ये वाला आंसर सेंटीमीटर में आया था, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया तो मेरा बेटा ये ऑप्शन 1 एक्सपोनेंट बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया मैंने, ये और आंसर है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर आते हैं 24 में, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट से सवाल पूछा, देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द कंसिस्टेंट, मेरा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे आपके बुक में नहीं है लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है तो पुराने बुक के हिसाब से ओके। तो हमारे पास इसकी वजह भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि ना एक मेटल होता है और उसमें ना लाइट आती है, टकराती है, और लाइट टकरा कर एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा पार्टिकल नेचर रखता है, कैसा नेचर रखता है, पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर। अगर इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर है तो थ्योरी कहती, क्लासिकल थ्योरी कहती थी, क्लासिकल मॉडर्न नहीं, क्लासिकल थ्योरी कहती थी वेव को, वेव के साथ वेव का मतलब इंटरेक्शन होता है और पार्टिकल का पार्टिकल से। तो मेरे बेटा अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ वेव का इंटरेक्शन हुआ है, लाइट का इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि फोटो है, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट आके टकराई और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रही, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और लाइट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो लाइट भी कैसी होनी चाहिए, पार्टिकल, तो इसी वजह से ये कौन सा नेचर शो करता है, पार्टिकल। ये मगर तुम्हारे बुक तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन खैर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। 25 एमसीक्यूज मेरा बेटा है 2013 में आया, तो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनएबल टू शो, मेरा बेटा रिफ्लेक्शन तो करेगा, लाइट है, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा, किसी दूसरे मीडियम में इंटर हो जाए, इंटरफेरेंस भी करेगा। मेरा बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होता है इंटरफेरेंस के लिए, कौन सी चीज नहीं करेगा मेरा बेटा, अनएबल, अनएबल का मतलब क्या नहीं शो करेगा मेरे बेटे, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, तो मेरे बेटा हमने मैट्रिक में पढ़ा है, ठीक है, कि अगर कोई व्हाइट लाइट आती है और लाइट आकर डिफरेंट कलर में बैंड्स में ब्रेक हो जाती है, येलो रेनबो में, ठीक है ना, तो इस फिनोमेना को डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाने को हम कहते हैं मेरा बेटा, ये डिफरेंट कलर आता किसकी वजह से, डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से। लेकिन यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो सिंगल वेव है, तो ये जब आएगा और पास होगा तो दूसरा वेव तो है ही नहीं इसके पास, तो बेटा डिफरेंट कलर तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कौन सा फिनोमेना नहीं कर पाएगा, डिस्पर्जन। ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मेरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, हाइजेंस प्रिंसिपल 2012 में सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। तो हमसे हाइजेंस प्रिंसिपल आर यूज्ड टू, मेरा बेटा क्या करता है, हाइजेंस प्रिंसिपल के जरिए हमने क्या वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करती है, तो हमने कहा था मेरा बेटा यहाँ पर सारी चीजें हमने देखी नहीं, एक फॉर्मूला लगाकर, तो हमारे पास लोकेट द वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट को फाइंड करते हैं बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। उसको प्रिंसिपल को डिटेल में आपने देखना होगा अगर जिन्होंने नहीं देखा, वरना तो हमने क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या करता है, वेव फ्रंट की पोजीशन को फाइंड करता है। अच्छा, दो क्वेश्चन नंबर 28 है 2011 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, मेरा बेटा अगर हमारे पास लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना, ये ट्रेवल कर रहा है, तो मेरा बेटा याद रखो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ये हमारे पास इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, तो मेरा बेटा एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। ये हमने डिस्कस किया हो मेरा बेटा, एमसीक्यू नंबर ये। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। द characteristics property of light that does not change with the change of frequency of light, इनमें से हमारे पास with the change of frequency of light, अच्छा इस एमसीक्यू से मुझे क्यों मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी चेंज हो जाती है मेरे बेटा, देखो v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं
तो हमारे पास इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं होती? लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड मेरे बेटा वो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, ठीक है, एफ इंटू लेमडा। अब याद करो मेरे बेटा, अगर फ्रिक्वेंसी को ठीक है चेंज करेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे लाइट की स्पीड सेम रहेगी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर अच्छा मेरा बेटा पोलराइजेशन, ये टॉपिक मेरा बेटा कैंसिल किया, तुम्हारे बुक में भी एक एमसीक्यूज था उसको भी काट दिया गया, नई प्रिंटिंग, ठीक है। पोलराइजेशन का टॉपिक आपका नहीं है। ओके, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, मेरे बेटा ये भी आपका टॉपिक नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है। 2017, 2006, 2003, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, मेरा बेटा ये लार्ज यूनिट होती है किसकी? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट है बिल्कुल। वेव फ्रंट नियर द पॉइंट सोर्स, मेरा बेटा अगर पॉइंट सोर्स की इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा, ठीक है ना, प्लेनर नहीं दिखेगा। द फिनोमेना विच प्रूव्स द लाइट आर ट्रांसवर्स इज, मेरा बेटा कौन सा फिनोमेना है जो लाइट ट्रांसवर्स शो करता है? मेरा बेटा पोलराइजेशन, ठीक है। लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। ओके, आखिरी एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 35 आपसे कहता है 2018 में आया, 2008 में आया, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कंफर्म बाय पोलराइजेशन। मेरा बेटा एक फिनोमेना, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोलराइजेशन, जब हम किसी लेंस से ना किसी पास करते हैं लाइट को, तो उस वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन में जब चलता है तो हमारे पास एक फील्ड इसकी क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम कहते हैं कि एक ही हमारे पास एक ही फील्ड रह गई है, तो हम इसको फिनोमेना को कहते हैं पोलराइजेशन। अच्छा, अब यहाँ पर समझो इस बात को कि क्या नेचर ऑफ लाइट, अगर हमारे पास देखें कि हमारे पास नेचर ऑफ लाइट वाज कंफर्म बाय पोलराइजेशन की वजह से ट्रांसवर्स नेचर कंफर्म होता है, क्योंकि देखो अगर लॉन्ग ट्रांसवर्स ना हो, ठीक है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी हो, तो मेरे बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव इंटरफेरेंस भी करता है, मेरे बेटा डायफ्रेक्शन भी करता है, ठीक है, डिस्पर्जन भी करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा? पोलराइजेशन। मेरे बेटा पोलराइजेशन सिर्फ किस में होता है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर, ठीक है। तो मेरे बेटा ट्रांसवर्स वेव के अंदर, इसी वजह से हम पोलराइजेशन को कहेंगे। ये वाला एमसीक्यू से मिलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज।